नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। प्रदेश में जल्द ही बम्पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं और यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 2,000 के करीब डीजल सीएनजी बसें होंगी और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर चलाई जाएंगी। इन बसों पर परिचालकों की तैनाती के लिए संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। वहीं 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ECCE यानी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। इनका मुख्य कार्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। ये संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के निर्देशन पर काम करेंगे। इनके चयन के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। चलते अगली खबर की ओर। ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाने के लिए 28 अगस्त को शाम 4 बजे लोक भवन के सभा कक्ष में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव की ओर से 11 विभागों को बुलाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि भी आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री की मुलाकात कर ग्राम प्रधानों को मनरेगा में भुगतान का अधिकार देने और प्रदेश की 12,000 छोटी ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि दिए जाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को संगठन के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुलझाने का निर्देश दिया है। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन अब पेशेवर कारोबारी के नजरिए से काम करने जा रहा है। जिन फीडरों से जुड़े कनेक्शनों से सामान्य फीडरों के मुकाबले अधिक राजस्व यानी कमाई आ रही है, वहां पर बाधा रहित अनवरत बिजली की सप्लाई दी जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों से और अधिक राजस्व मिल सके। इसके लिए ऐसी फीडरों पर रिंग मेन यूनिट लगाया जाएगा। RMU लगाने से ये लाभ यह होगा कि संबंधित फीडर की लाइन में यदि कोई फॉल्ट आता है तो उस लाइन को अलग कर दूसरे फीडरों की लाइन से जोड़ते हुए सप्लाई चालू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों की बिजली लगातार जारी रहेगी और बिल का मीटर चलता रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की व्यवस्था पर 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हाल ही में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की त्रैमासिक बैठक के बाद ट्रस्ट की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया था और इसके अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के तौर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया था। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वित्त विभाग नई पेंशन योजना पर आने वाले खर्च का आकलन करेगा और यह पता लगाएगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने से सरकार के ऊपर कितना बोझ आएगा और इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हुए उच्च स्तर से अनुमति ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट प्रस्ताव लाया जा सकता है। यूपी सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार के शासनादेश का इंतजार कर रही है ताकि उसके अध्ययन के बाद उसे लागू किया जा सके। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005 के बाद नौकरी में आने वाले राज्य कर्मियों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक 17 लाख के आसपास राज्य कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ केंद्रीय कर्मियों को देने का फैसला किया है। राज्य को अब इसके आधार पर फैसला लेना है कि इसे देना है या नहीं देना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब महामना मालवीय रिसर्च सेंटर का संचालन नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने शनिवार देर शाम आदेश जारी कर इस केंद्र को बंद करने की बात कही है। इस आदेश की कॉपी सभी संस्थाओं के निदेशक विभागाध्यक्ष संघ UGC के अवर सचिव को भी भेजी गई है। बता दें कि गंगा पर शोध के लिए BHU में LD गेस्ट हाउस के समीप महामना मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्यालय चल रहा था। यहाँ पर गंगा के पानी पर शोध के बाद जल शोध के प्रबंधन पर भी वैज्ञानिक कार्य किया जा रहा था। बीते कुछ साल से यहाँ पर कार्य व्यवस्था सुचारू नहीं थी और इसी को देखते हुए 24 अगस्त को सहायक कुल सचिव विकास डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इसे बंद करने का आदेश जारी किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास पूरे ब्रिज में हिलोरे ले रहा है। कान्हा के स्वागत को ब्रज स्वर्ग से सजाया गया है। सोमवार मध्य रात्रि 12 बजे घर घर कान्हा जी जन्म लेंगे। हर घर में मंगल बधाई गीत गूंजेंगे और उनके दर्शनों के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु ब्रज में आ चुके हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुख्य उत्सव का आयोजन होगा। यहाँ रात्रि 1:30 बजे तक निरंतर प्रवेश रहेगा। वहीं ब्रज के सभी छोटे बड़े मंदिर चौराहों को भी सजाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस PAC के जवानों को तैनात किया गया है। चलते अगली खबर की ओर।
भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत श्रावस्ती जनपद के जमुनाहा ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है। इसकी घोषणा नीति आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी जिलाधिकारियों के सामने घोषणा की। इस कार्यक्रम में देश भर में 500 ब्लॉक चिन्हित किए गए थे। आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चिन्हित ब्लॉकों का मूल्यांकन 40 इंडिकेटरों के अंतर्गत होता है। इसमें 7 इंडिकेटर स्वास्थ्य के होते हैं, 7 इंडिकेटर पोषण के होते हैं, 11 इंडिकेटर शिक्षा के होते हैं, कृषि से जुड़े हुए 5 इंडिकेटर हैं, नई आधारभूत संरचना को लेकर 5 इंडिकेटर हैं और सामाजिक विकास को लेकर 5 इंडिकेटर हैं। आकांक्षात्मक ब्लॉक के चयन में इन 40 इंडिकेटरों के आधार पर प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। और अब बढ़ते नई खबर की ओर। MBBS प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए शुरू होने वाले पहले चरण की काउंसलिंग में 25,831 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें विभिन्न कारणों से 2,551 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। शेष की मेरिट सूची चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। राज्य में 38 सरकारी मेडिकल कॉलेज समेत 105 मेडिकल कॉलेजों में 12,100 MBBS सीटों पर दाखिले के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग में पंजीकरण कराने वालों में 2,074 अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क न जमा कराने और 477 को दस्तावेज जांच में त्रुटियां पाने पर काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। शेष सभी अभ्यर्थियों को 27 अगस्त से मनपसंद कॉलेजों की प्राथमिकताएं देनी होंगी। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में T20 क्रिकेट लीग धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। यूपी T20 लीग का दूसरे सीजन का आगाज कल यानी 25 अगस्त से शुरू हो चुका है। यूपी लीग का पहला सीजन काफी सफल रहा था। इस लीग के दूसरे सीजन में कुल 35 मुकाबले खेले जाएंगे। हर दिन 2 मुकाबले होंगे और इस बार टूर्नामेंट में 6 टीम लखनऊ फाल्कन, गोरखपुर लायंस, काशी रुद्र, कानपुर सुपरस्टार्स, मेरठ मैवरिक्स और नोएडा किंग्स खिताब के लिए टकराएंगी। और इस बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी T20 लीग सीजन 2 के सभी मैच की टिकट को फ्री कर दिया है। हालांकि सिर्फ सेमीफाइनल तक ही क्रिकेट फ्री रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।